Student, in the last lecture we have studied about the village Palampur and various factor of production. Today we are going to study about the farming in Palampur कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है। इस हेडिंग के अंदर हम 3 सब हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड। देखिए फार्मिंग किस चीज़ पे होगी, स्पेस में तो होगी नहीं ना, स्काई के अंदर होगी, लैंड के ऊपर होगी। तो पहले हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हेडिंग है लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड इज़ फिक्स्ड का मतलब ये है कि हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए जब हमारे पास लैंड फिक्स है यानी कि लिमिटेड लैंड है, तो उसमें सेकंड सब हेडिंग है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लिमिटेड लैंड पे ही जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है ना। यानी कि जैसे अगर हमारे 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर 1000 क्विंटल 1000 क्विंटल हमारे वीट प्रोड्यूस हो रहा था, तो क्या हम उसी 1 हेक्टेयर लैंड पे कुछ नई टेक्निक्स का या फिर कुछ भी यूज़ करके, कोई भी टेक्निक का यूज़ करके हम उस पर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि उसी 1 हेक्टेयर लैंड पे हम 2000 क्विंटल वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम सेम पीस ऑफ लैंड पे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन यानी कि या फिर यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यील्ड का मतलब होता है कि एक साल में एक सीज़न के अंदर कितनी जो आपकी क्रॉप है जो प्रोडक्शन हुआ है उसे कहते हैं यील्ड। अब यानी कि जो आपका एक सीज़न का प्रोडक्शन है, आप उस प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको उसके वेज फाइंड आउट करने हैं। इस हेडिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंदर थर्ड सब हेडिंग है विल द लैंड सस्टेन। यानी कि अगर देखिए हम केमिकल्स का यूज़ करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे या फिर हम इरीगेशन का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेचर से तेज़ी के साथ किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं। और जब भी कोई चीज़ नेचर से तेज़ी के साथ ग्रो करता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर यह है कि विल द लैंड सस्टेन, यानी कि क्या लैंड इन सब चीज़ों को एकोमोडेट कर पाएगा, इन सब चीज़ों के साथ मतलब झेल पाएगा इन सब चीज़ों को जो फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इन 3 हेडिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। फार्मिंग इन पालमपुर। फर्स्ट सब हेडिंग इज़ लैंड इज़ फिक्स। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 70% of the people who are working are dependent on the farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to the production on the farms. ते कह रहे हैं कि जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। पालमपुर एक विलेज है जिसकी सबसे मेन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग। यहाँ पे 75% लोग जो हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए यानी कि अपने खाने पीने के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे 200% है तो 150 पीपल्स किसके अंदर इंगेज हैं, फार्मिंग के अंदर इंगेज हैं। अब ये तो वहाँ पे फार्मर्स हैं या फार्म लेबर्स हैं। फार्मर्स यानी कि किसान हैं वहाँ पे, और फार्म लेबर्स यानी कि वो किसी के मतलब खेत पे, किसी का जो कल्टीवेशन लैंड है उस पे जाके, एग्रीकल्चर लैंड पे जाके वो वर्क करते हैं। 75% पीपल्स किससे इंगेज हैं, फार्मिंग से इंगेज हैं। तो देखिए इनका जो वेलबिंग है, यानी कि इनका जो वेलबिंग है फार्मर्स का और जो फार्म लेबर्स हैं, ये 75% पीपल जो कि फार्मिंग में इंगेज हैं, वो प्रोडक्शन के ऊपर रिलेट करता है, प्रोडक्शन से रिलेट करता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर वीट ग्रो होंगे, बहुत ज़्यादा राइस ग्रो होंगे, बहुत ज़्यादा शुगर केन ग्रो होगा, तो इनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, चाहे वो फार्मर्स हों और चाहे फार्म लेबर्स हों। But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. ये कह रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि जो फार्म प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करने के अंदर एक कंस्टेंट है। कंस्टेंट यानी कि बैरियर है, एक रुकावट है। और वो रुकावट क्या है कि जो लैंड एरिया है जिस पे हम कल्टीवेशन करते हैं वो फिक्स्ड है, यानी कि हम उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। 1960 से जो पालमपुर के अंदर लैंड एरिया के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हो पाया है, जो कल्टीवेबल लैंड है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हो पाया है। हाँ, उसके बाद से थोड़ा सा जो वेस्ट लैंड है जिस पे कोई फार्मिंग नहीं होती थी, कोई फार्म एक्टिविटी नहीं होती थी, उस वेस्ट लैंड को किस में कन्वर्ट किया गया है, कल्टीवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। अब इनके पास कोई स्कोप नहीं बचा है कि किसी तरह ये न्यू लैंड को किसके अंडर ले आए, कल्टीवेशन लैंड के अंदर ले आए, क्योंकि जितना भी वेस्ट लैंड था वो सारा किसके अंदर आ चुका है, कल्टीवेशन के अंदर आ चुका है। अब कोई और इनके पास ज़रिया नहीं है, कोई भी स्कोप नहीं है जिससे अपने कल्टीवेबल लैंड को इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन देखिए फार्मर्स को बेनिफिट कब होगा,
जब इनके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब तो लैंड को तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो अब देखो इन्हें सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या करना है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। और वही हमारी सब हेडिंग है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि सेम लैंड पे ही ज़्यादा ग्रो करना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना, कोई ऐसा तरीका है? तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, Palampur would resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivable in Palampur. No land is left idle during the rainy season. Kharif farmers grow jawar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. From wheat produce, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. Sugar cane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. तो देखिए जिस तरह वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पालमपुर जो है ना हमें एक ऐसे विलेज को रिजेंबल करता है, यानी कि एक ऐसे विलेज के जैसे लगता है जैसे ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है, और हम भी उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में ही आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना भी लैंड है ना, जितना भी लैंड अवेलेबल है वो कल्टिवेट किया जाता है पालमपुर के अंदर। कोई भी नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल का मतलब है कि वहाँ पे किसी भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया है, हर किसी पे क्या होती है, वहाँ पे कल्टिवेशन होती है। तो देखिए वहाँ पे रेनी सीज़न जो होता है वो खरीफ का होता है, वहाँ पे खरीफ सीज़न कहते हैं रेनी सीज़न को। खरीफ यानी कि एक इसके अंदर जो है ना जवार और बाजरा को सो किया जाता है, यानी कि उगाया जाता है, सोन किया जाता है, ठीक है ना, खरीफ सीज़न के अंदर। और ये जो आपका जवार और बाजरा है ये कैटल फीड की तरह यूज़ होता है। कैटल फीड यानी कि जानवरों के खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद देखिए खरीफ सीज़न जब ये होता है ना, रेनी सीज़न के अंदर, तो आपको खरीफ क्रॉप उगाते हैं, और खरीफ क्रॉप कौन सी है, जवार एंड बाजरा। और इसके बाद किसकी कल्टीवेशन करते हैं, पोटैटो की। अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में हम पोटैटो को सोन करते हैं। और इसके बाद आपका थर्ड सीज़न स्टार्ट होता है जो कि है आपका रेबी सीज़न। रेबी सीज़न के अंदर हम किसे सो करते हैं, वीट को। अब देखो जो वीट प्रोड्यूस होता है उसे फार्मर्स पहले तो अपनी फैमिली की कंजप्शन के हिसाब से रख लेते हैं, यानी कि जितना वो अपनी फैमिली के अंदर यूज़ होगा, जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं, इतना वीट तो अपने पास रख लेते हैं। बाकी जो सरप्लस वीट होता है, यानी कि उनकी फैमिली की नीड से ज़्यादा जो वीट होता है, उसे ले जाके वो मार्केट में बेच देते हैं रायगंज के अंदर। रायगंज एक विलेज है, वहाँ पर ले जाके उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। और उनका जो लैंड एरिया है जिस पे वो कल्टीवेशन करते हैं, उसमें एक पार्ट जो है वो शुगर केन के लिए डिवोटेड है, यानी कि एक पार्ट पे हमेशा वो क्या लगाते हैं, शुगर केन लगाते हैं, और वो वंस इन अ ईयर हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि पूरे साल के अंदर इसकी फसल जो है वो तैयार होती है, और एक साल में एक बार काटा जाता है उसे। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शुगर केन जो है अपनी रॉ फॉर्म में और जैगरी की फॉर्म में, यानी कि गुड़ की फॉर्म में, ये जो व्यापारी होते हैं शाहपुर के अंदर, वहाँ पे इन्हें बेचा जाता है। Reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric current tube wells could irrigate much large areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube well. As a result, by the mid-1917, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो फार्मर्स जो हैं वो तीनों की तीनों क्रॉप कैसे उगा पाते हैं, उनके यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेल डेवलप सिस्टम है इरिगेशन का, ठीक है ना। इरिगेशन की वजह से वहाँ पे तीनों की तीनों क्रॉप जो है बहुत अच्छे से उगाई जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी आपकी दोनों क्या हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसका जो सबसे इम्पैक्ट है कि ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इरिगेशन फील्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। पहले क्या होता था, ट्यूबवेल से पानी को ड्रॉ करना पड़ता था, अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं तो उन्हें वो वाटर दे सकते हैं, और इसी को इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। पहले देखिए वहाँ पे जो ट्यूबवेल जो वहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, लगाई गई थी, वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन अब फार्मर्स ने अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगानी स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि फार्मर्स खुद अपने जो कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पे ट्यूबवेल लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रन कराते हैं, और जो वाटर है अपने फील्ड को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग.
It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as a third crop in the past 15 to 20 years. देखिए, एक तो आपने पढ़ा किस तरह आप सेम पीस ऑफ लैंड पे अपनी क्या नाम है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकती हैं इरिगेशन को यूज़ करके। सेकंड क्या है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग ये होता है जब एक ईयर के अंदर आप एक से ज़्यादा क्रॉप उगाते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है ना। जैसे देखिए आपने पालमपुर के अंदर देखा, पहले वहाँ जवार बाजरा को ग्रो किया जा रहा था, उसके बाद वहाँ पे वीट को ग्रो किया जा रहा था, और वहाँ पे तो थर्ड क्रॉप का भी यूज़ किया जा रहा था जो कि पोटैटो थी, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में वो एटलीस्ट कम से कम दो क्रॉप को तो उगाते ही हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो थर्ड क्रॉप भी उगाते हैं फ्रॉम द लास्ट 15 to 20 ईयर्स। और थर्ड क्रॉप क्या है? पोटैटो। इससे भी क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है ना। तो दूसरा वे क्या हो गया? पहला तो था क्या? इरिगेशन सिस्टम, और सेकंड था मल्टीपल क्रॉपिंग। देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग से पता है प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होता है। देखिए अगर आप बार बार जवार और बाजरा को ग्रो करते रहेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, जवार बाजरा को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे सॉइल से ड्रॉन कर लेंगे। मान लीजिए उसे नाइट्रोजन और पोटेशियम चाहिए, तो वो सारा का सारा नाइट्रोजन एंड पोटेशियम निकाल लेगा आपका सॉइल से। तो अगली बार फिर जब आप उसी को उगाएंगे तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉइल के अंदर, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखिए अब की बार आपने जवार बाजरा को उगाया था, वो उसे नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की ज़रूरत थी। अब की बार आपने राइस और वीट को उगाया, उन्हें मान लीजिए किसी और न्यूट्रिएंट्स की नीड है, जैसे फॉस्फोरस वगैरह की नीड है, तो उससे क्या होगा, इतने में अब की बार वीट राइस को लगाया, वो क्या करेंगे, यहाँ से फॉस्फोरस को ड्रॉन आउट करेंगे, और इतने में जो आपके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस गए थे वो दोबारा से उसके अंदर रीगेन हो जाएंगे, दोबारा से वापस आ जाएंगे। फिर दोबारा से आप जवार बाजरा लगाएंगे तो वो फिर से उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल हैं उसके अंदर उसे ड्रॉन आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना बात? तो इसी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड पे। जैसे हमने सुना था जवार और बाजरा, उसके बाद उन्होंने वीट राइस वगैरह ऐसी चीज़ें ग्रो करते हैं, और बीच बीच में बहुत से फार्मर्स थर्ड क्रॉप यानी कि पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के हमने दो वेज को पढ़ा है। फर्स्ट था इरीगेशन सिस्टम, सेकेंड है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम थर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जिससे हम सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स for higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needs less irrigations. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. तो देखिए तीसरा मेथड क्या है, हम ये कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करने के। मॉडर्न टेक्निक से क्या होता है, हमारा जो यील्ड होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यील्ड का मतलब होता है कि एक सीज़न के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ हमारा, ठीक है ना। देखिए 1960s से जो 1960s तक के लोग कौन से सीड्स का यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे ट्रेडिशनल सीड, यानी कि जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल सीड होते हैं उन्हें लेस इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें वाटर भी कम यूज़ देना पड़ता है, और फार्मर्स उन पे जो मैन्यूर यूज़ करते हैं, जो एज ए फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, वो किसे यूज़ करते हैं, काऊ डंग वगैरह को। और ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उन्हें, काऊ डंग भी, ट्रेडिशनल सीड्स भी, और फार्मर्स को इन सब चीज़ों को बाय करने की नीड नहीं पड़ती है। ये कब तक की बात थी? 1960s के बाद। लेकिन देखिए 1960s के बाद हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ HYV of seeds. Compared to the traditional seeds, the HY seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticide to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. तो देखें जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेट 1960s के अंदर, उससे हम इंडियन फार्मर्स किससे इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि उन्होंने वीट एंड राइस के कैसे सीड्स का यूज़ किया, HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड। हाई यील्ड वेराइटी सीड यानी कि अगर ये वाले आप सीड्स लगाएंगे, HYV सीड्स लगाएंगे, तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ कैसे होगा? देखिए इससे क्या होता है, सिंगल प्लांट पे जो अमाउंट ऑफ ग्रेन होता है वो ज़्यादा ग्रो होता है। यानी कि अगर आपने एक प्लांट लगाया वीट का, उस पर अगर 1 kg वीट आ रहे हैं,
ठीक है ना। अगर आपने ट्रेडिशनल सीड यूज़ किया तो एक प्लांट पे कितना आ रहे हैं 1 kg वीट, लेकिन अगर आपने H5V सीड्स को यूज़ किया तो सिंगल प्लांट पे आएंगे 5 kg वीट, ठीक है ना। तो आजकल जो मतलब फार्मर्स हैं वो H5V सीड्स का यूज़ करते हैं, और ये स्टार्ट कब हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में लेट 1960s के अंदर। लेकिन देखिए इससे आपकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फूड ग्रेन का मतलब प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो यील्ड है आपका वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन H5V सीड्स को आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में से वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए, आपकी केमिकल्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये देखिए सारी चीज़ें, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, और ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आपके सारे ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ किए गए थे। H5V सीड्स का यूज़ किया गया था, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया गया था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया था, इरिगेशन का यूज़ किया गया था, और आपके जो ये है ना आपकी फावर ट्रैक्टर्स वगैरह है, इन सब का भी यूज़ किया गया था। पहले बुल्स की हेल्प से जो है ना उन्हें कल्टिवेट किया जाता था लैंड को, ठीक है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, ये देखिए यहाँ पे, फार्मर्स ऑफ पंजाब, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India. The farmers in these regions set up tubewells for irrigation and made use of H5V seeds, chemical fertilizers, and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. तो देखिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना जो फार्मर्स थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया था। और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है कि आपको ट्यूबवेल्स लगानी है इरिगेशन के लिए, H5V सीड्स का यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये जो है ना कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उन्हें किल करने के लिए यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। और इसके अलावा इन्होंने मॉडर्न मशीनरी का भी यूज़ किया। मॉडर्न मशीनरी यानी कि जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, जिनकी वजह से आपकी प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग क्या हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब इन पालमपुर द yield of wheat from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With H5V seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. देखिए जब पहले ट्रेडिशनल वेराइटी के सीड यूज़ करते थे फार्मर्स, तो एक हेक्टेयर लैंड पे 1300 kg वीट ग्रो कर पाते थे। लेकिन जब से उन्होंने H5V सीड्स का यूज़ करना शुरू किया है, अब एक हेक्टेयर के ऊपर वो 3200 kg वीट प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इससे देखिए जो प्रोडक्शन था वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब इससे फार्मर्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीट को क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सोल्ड आउट कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वाई, अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए जो है ना ज़्यादा कैश की नीड पड़ने लगी फार्मर्स को पहले से ज़्यादा। इसमें वाई क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको खुद बताना है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जो पहले जो अब फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। पहले जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे वो काऊ डंग वगैरह यूज़ करते थे, जो फार्मर्स के अपने पास खुद होता था। तो फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, इस वजह से ज़्यादा कैश चाहिए उन्हें। दूसरी बात, वो मॉडर्न मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, अब उन्हें ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब मशीनें ख़रीदनी पड़ती हैं, इसके लिए भी उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तीसरा, वो H5V सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी फार्मर्स को पैसे चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल सेटअप करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा चाहिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए पहले से, ये इस क्वेश्चन का भी आंसर है। अब देखिए थर्ड हेडिंग है, विल द लैंड सस्टेन। अब देखिए जब नेचर से तेज़ किसी चीज़ को ग्रो करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, जैसे मैंने बताया था। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जब आप इस तरह के केमिकल्स यूज़ करेंगे, इतने केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करेंगे, क्या लैंड हमारा बच पाएगा या नहीं। तो देखिए, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट यूज़। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो देखिए लैंड को एक क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, तो इस वजह से इससे ज़रूरत है कि इसे बहुत केयरफुली यूज़ किया जाए। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं, इस तरफ इशारा करती हैं कि फार्मिंग, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इन्होंने जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है इसका ओवर यूज़ किया है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया है, और इसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े हैं, बैड इम्पैक्ट पड़े हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। इन मेनी एरियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए बहुत सारे एरिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, आप ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब भी तो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से क्या हुआ है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उसे,
ठीक है ना, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। अब देखिए कह रहे हैं कि ट्यूबवेल से और इरीगेशन के यूज़ करने की वजह से क्या हुआ है, हम जो ग्राउंड वाटर है उसे ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, ठीक है ना। किसकी हेल्प से? ट्यूबवेल की हेल्प से, मोटर की हेल्प से। तो इससे जो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे चला गया है। ग्राउंड वाटर नीचे जाने का मतलब क्या है कि अगर पहले 100 फीट पे बोरिंग होता था, यानी कि 100 फीट पे आपको वाटर अवेलेबल हो जाता था, अब आपको वो 130 फीट पे अवेलेबल होगा, यानी कि आपको 130 फीट का बोरिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया है, वक्त से पहले ही लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के चलते। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो देखिए जो आपके environmental resources हैं, जो environmental resources जैसे soil fertility हो गई या ground water का जो level है, तो देखिए अगर soil fertility एक बार कम हो गई तो उसे regain करने में, यानी कि दोबारा वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। ऐसे ही देखिए जो ग्राउंड वाटर आपका नीचे चला गया है उसे भी वापस आने में बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो इन्हें रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें जितनी भी हमारी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।